लास्ट क्लास हम लोग क्या देखा था कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर होता है और मेरा एग्रीकल्चरल इनकम कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चर से आ रहा है, बढ़िया है। क्या था? रबर, कॉफी, टी। रबर से अगर मेरा क्या कर रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर कर रहा है, तो मेरा क्या होगा? 60% विल बी माई एग्रीकल्चरल इनकम एंड 35% विल बी बिजनेस इनकम। फिर अगर कॉफी कर रहे हैं, कॉफी अगर हम ग्रो कर रहे हैं और क्योर कर रहे हैं, देन 75 विल बी माई एग्रीकल्चरल इनकम, 25 विल बी माई बिजनेस इनकम। ग्रो, क्योर, रोस्ट अगर आप कर रहा है तो 60-40 में डिवाइड होगा। और अगर आप टी ग्रो भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर कर रहा है तब आपका 60-40 में डिवाइड होगा। अगर आप कोई भी एक काम कर रहा है तब उसमें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं रहेगा आपको। अगर आप यहां पे क्या है, ओनली ग्रोइंग में इन्वॉल्व है, तब जाके आपका 60-40 में डिवाइड नहीं होगा। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन आप यहां पे क्या कर रहे हैं? ओनली ग्रो कर रहा है। ग्रो करने से आपको कुछ मिल रहा है क्या? यहाँ पे तो लिख दिया है। अगर आपको लैंड से अगर पैसा मिलना है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में रहना पड़ेगा। जैसे आपको क्या था, बेसिक ऑपरेशन करना था। आप अगर यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों कर रहे हैं तब आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर ओनली क्या है, खाली ग्रोइंग है, ग्रोइंग आप खुद से किया है या नहीं किया है वो नहीं होगा, देखना पड़ेगा फिर आपको। यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग को फिर से अभी हम लोग को नया करके आना है। एग्रीकल्चरल इनकम में हम लोग अभी टैक्स कैसे लगाता है। हम लोग ने क्या सीखा था कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर में टैक्स लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है। कौन बोला है? सेक्शन 10 भी बोल के रखा है और कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल के रखा है कि मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट एग्जाम्स एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम टैक्स एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड पावर टू लेवी टैक्स। ठीक है। फिर 1973 में, कब? 1973 में एक इनडायरेक्ट मेथड इंट्रोड्यूस हुआ था जहां पे बोला गया था कि आपका एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर में टैक्स लगाने का एक तरीका मिला था। ठीक है, टैक्स नहीं लगा था, लेकिन उसमें क्या था कि आपको एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम का साथ में इंक्लूड करना था। टोटल इनकम में क्या आता है? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, आपको दोनों आता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या था कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं लगा रहा था। तो अभी 1973 में जो इनडायरेक्ट मेथड बोल रहा था कि आपको एग्रीकल्चरल इनकम जब भी आपको देखना है, आपका पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है और साथ में एग्रीकल्चरल इनकम है, दोनों को पकड़िए। टोटल इनकम में क्या होगा? आपका स्लैब रेट बढ़ जाएगा। अगर आप इसको स्लैब में कंसीडर ही नहीं करेगा तब आपका रेट इसका ऊपर लग रहा था। आप अगर इसको टोटल इनकम में इंक्लूड कर देता है, आपका स्लैब क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर स्लैब इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ टैक्स भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज हो गया, इसका ऊपर में अगर आपको 5% देना पड़ता था और स्लैब का वजह से आपको 20% देना पड़ रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली आपका उसका ऊपर में टैक्स नहीं लग रहा है। अभी भी टैक्स किसका ऊपर लग रहा है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर में ही टैक्स लग रहा है। इसी मेथड को, इसी इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग बोला जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अभी यहां पे क्या है, यहां पे इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन मतलब क्या है?
नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का साथ में आपको एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करना है। अगर आपको इंक्लूड करना है तो मुझे डिसाइड करना है कि कब कब करना है एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड। तो पहला 3 कंडीशन है, क्या है? 3 कंडीशन है कि एसएससी कौन होना पड़ेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स होना पड़ेगा। मतलब इन लोग का स्लैब कौन सा है? 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 10 और मोर देन 10 वाला। बाकी सब नहीं है। यहाँ पे कौन कौन नहीं है? कंपनी नहीं है, एलएलपी नहीं है, फर्म नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है। फर्म मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप भी हो गया। फिर बाद में कौन नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, क्योंकि उनका स्लैब अलग था। तो जो भी नॉर्मल स्लैब में गिर रहा था, इंडिविजुअल को ये इंटीग्रेशन करने का अलाउड है, एचयूएफ को अलाउड है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को अलाउड है, एओपी को अलाउड है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स को ये चीज अलाउड है, बाकी सबको नहीं है। ठीक है, बाकी सबको क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बाकी सबको देना पड़ेगा। इन सबको एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं देना है। और अगर नहीं भी दे रहा है, जब इन लोग का खाली स्लैब में चेंज करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कब कल किन के लिए एप्लीकेबल है? इन सब पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है। ये समझ में आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। आपका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पोर्शन क्या होना पड़ेगा? ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होना पड़ेगा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब इफ यू आर अ पर्सन ऑफ बिलो एज 60, आपका इनकम 2.5 से ज्यादा रहना पड़ेगा। और अगर आपका एज क्या है? 60 से अबव है और 80 से बिलो है, आपका इनकम कितना होना पड़ेगा? 3 लाख। नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा। और आपका एज अगर 80 से ज्यादा है, तब आपका इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होना पड़ेगा? 5 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा। तभी जाके ये इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। फिर थर्ड में क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी शुड एक्सीड ₹5000। 5000 इन अ मंथ बोला या ईयर बोला है? हम लोग को इन अ ईयर बोल के मानना है। इन ईयर आपका क्या है? आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चर इनकम क्या होना पड़ेगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होना पड़ेगा। और एग्रीकल्चरल इनकम 5 लाख से या 5000 से 5000 से ज्यादा होना पड़ेगा। तब जाके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन आप लोगों को याद रहेगा। फिर इंटीग्रेशन कैसा होता है कि आपको टोटल इनकम के ऊपर में पहले टैक्स कंप्यूट करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है? टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब क्या आ गया? एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर में आपको टैक्स कंप्यूट करना है। फिर टैक्स ऑन नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम। हाँ, नॉन टैक्सेबल इनकम में क्या आ जाएगा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का ऊपर में तो टैक्स नहीं लग रहा है। फिर एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर में टैक्स नहीं लग रहा है। बेसिक एग्जम्पशन का ऊपर में आप लोग टैक्स दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर में आपको टैक्स दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो आप इसका ऊपर में टैक्स कंप्यूट कर लिया और इन दोनों का ऊपर में आपको टैक्स कंप्यूट करके उसको लेस कर देना है। जो भी बचेगा वो हो गया आपका टैक्स लायबिलिटी बिफोर सेस। ठीक है, फिर उसका बाद में हम लोग क्या मिल सकता है? अगर आपको रिबेट चाहिए, रिबेट मिलेगा। अगर रिबेट नहीं है तो आपका ऊपर डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? सेस पे आ जाएगा। सेस कितना लगेगा? और ये टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम लोग सब में आ रहे हैं।
ठीक है, चलिए आप लोग का पेज नंबर कौन सा था बुक का? 52, इलास्ट्रेशन नंबर 14 में आते हैं। 13 में क्या है आपको? शुगर केन वाला, वो वाला उतना इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिए। 14 में आता है इंटीग्रेशन। अभी हम लोग अभी क्या सीखा है? इंटीग्रेशन सीखा है, तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 14 में। ठीक है, तो इलास्ट्रेशन 14 क्या बोल रहा है कि पर्सन कौन है? मिस्टर एक्स है, और एज कितना है? 42 ईयर्स का है, और उनका नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 3,25,000, और इनका एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 2,55,000 है इधर। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? असेसमेंट ईयर 23-24 का टैक्स लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पहला कंडीशन में क्या था? पार्शियल इंटीग्रेशन का पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्या था? इंडिविजुअल या HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स रहना चाहिए। यहाँ पे इंडिविजुअल है तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर सेकंड कंडीशन में क्या था? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होना चाहिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख से ज़्यादा है कि नहीं है? तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या था? एग्रीकल्चरल इनकम शुड बी मोर देन 5,000। एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है? करना चाहिए या नहीं चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था? टैक्स ऑन टोटल इनकम विच इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल इनकम प्लस नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कितना है आपका? 2.55 लैक्स, और यहाँ पे है आपका 3.25 लैक्स, विच कम्स आउट टू बी कितना है? कितना आएगा? कितना आएगा? 6.8, 5.8 आएगा। यस, ठीक है, 5.8 आ रहा है। तो यहाँ पे 5.8 पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स कंप्यूट करना था आप लोग को, बताइए। कंप्यूट करिए, ये वाला बेसिक चीज है। यहाँ पे अब आप लोग को टाइम लगाने से नहीं होगा ना। बोलिए कैसे करता था हम लोग? इनका स्लैब कौन सा है? 5 लाख से 0 to 2.5 में मुझे टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 में कितना देना है? 5% देना है। 5% मतलब कितना आता है? 12,500 मान लीजिए। फिर यहाँ पे कितना आता है? 5 to 10 में आपको 20% देना है, प्लस क्यों? ये ऊपर वाला 12,500 भी दे देना है आपको। फिर 10 से ज़्यादा होने से क्या करना पड़ेगा? 30%। यहाँ पे 1,12,500, 12,500 यहाँ से आया है, और यहाँ पे 5 लाख पे 20% करने से कितना आता है? 1 लाख। 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500 होना चाहिए। तो पहले ये वाला स्लैब में हम लोग आ रहे हैं। हम लोग कौन सा स्लैब क्रॉस किया है? दिस स्लैब हम लोग क्रॉस किया है। तो इसमें लिमिट कितना था? 5 लाख। तो 5 लाख को माइनस कर दिया 80,000, तो 80,000 इस स्लैब में गिर रहा है। 5 लाख से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं ना, तो 5 लाख से कितना ज़्यादा है? 80,000 ज़्यादा है। 80,000 में कितना रेट गिरेगा आपका? 20%। कितना होता है? 16,000 हुआ है। तो सर हम लोग तो 80,000 का है कैलकुलेट किया है, बाकी 5 लाख में तो 2.5 में तो टैक्स कैलकुलेट किया है क्या? नहीं किया है। तो 2.5 में कितना लगना चाहिए? 12,000
500, आपका कितना हो गया 28,500। ठीक है, ये 5.5 आता है कि नहीं, नॉन टैक्सेबल इनकम 2.5 प्लस 2.5 5 और 5, ठीक है 5.5 आ रहा है। इसमें भी फिर से आप लोग करिए, कितना आएगा आप लोग बताइए। इस 5 में कितना लगेगा 20%, कितना हो गया 1000, और उसका वाला पहला वाला स्लैब में कितना लगना चाहिए था 12,500, तो 12,500 यहाँ पे कितना हो गया 13,500। इसका ऊपर में तो हम लोग टैक्स नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग लेस करना है। 28,500 से 13,500 माइनस करने से कितना रहता है आपका, कितना रहेगा 15,000। ठीक है, अभी मेरा पहला बात था कि मुझे टैक्स अभी कितना देना चाहिए, बिफोर सेस आई हैव टू पे 15,000। फिर मुझे अभी क्या देखना चाहिए, टैक्स का बाद में मुझे क्या देखता है हम लोग, रिबेट भी तो चेक करता है। रिबेट कब मिलना चाहिए, रिबेट इज अवेलेबल टू ए रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड कंडीशन क्या था, द इनकम शुड नॉट क्रॉस 5 लाख। इनका जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम मतलब क्या है, दिस वन 5 लाख से ज्यादा है, नहीं है। टोटल इनकम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपका जो इनकम है टैक्सेबल इनकम, ये जो टैक्सेबल इनकम है ये कितना है, 5 लाख से ज्यादा है कि नहीं है, नहीं है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो मुझे रिबेट मिलेगा। रिबेट का मैक्सिमम अमाउंट कितना था, रिबेट मुझे कितना मिलना चाहिए अभी यहाँ पे, रिबेट कितना मिलता है 12,500 मिलता है, 12,500 मिलना चाहिए। 12,500 और क्या था, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर मिलना चाहिए था। टैक्स कितना है मेरा 15,000, रिबेट कितना मिलना चाहिए मुझे मैक्सिमम 12,500, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो मुझे कितना मिला 12,500। 15,000 क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये लोअर है। ठीक है, तो अभी मुझे कितना देना पड़ रहा है 2,500। फिर उसका ऊपर में क्या लगेगा, सेस प्लस कितना लगेगा 4% का, कितना होगा 100 रुपया। कितना हो गया आपको, टैक्स कितना देना पड़ रहा है 2,600। यहां पे प्रॉब्लम है आप लोग को, चलिए अभी आप लोग बताइए कि टेस्ट योरसेल्फ में से कौन सा आप लोग को करके देना है। ये आज को बेसिक चैप्टर है, आज को हम लोग बेसिक चैप्टर्स खत्म करेंगे, फिर सैलरीज में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से आप लोग का सैलरीज होगा, तब आप लोग को और कुछ पूछा नहीं जाएगा।
चलिए टेस्ट योरसेल्फ में आ जाइए आप लोग। कौन सा करना है आप लोग को? चलिए ये वाला करके देते हैं हम लोग, 3 वाला, ठीक है। बताइए तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? मिस्टर कौन है अभी यहाँ पे? एक्स ही है ना वाई है? हाँ कोई भी है, बोल दीजिए मिस्टर जेड है। उनका एज कितना है? 82 ईयर्स। तो इनका मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना होगा? 5 लाख, ठीक है। तो फिर उनका एग्रीकल्चरल इनकम कितना है? 2.55 लाख। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है उनका? 6.75। इंटीग्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी हम लोग को जो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल इनकम का ऊपर में टैक्स लगाना पड़ता है टोटल इनकम का ऊपर में, उसको क्या बोला जाता है? पार्शियल इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। उसका 3 कंडीशन था, क्या क्या था फिर से? इंडिविजुअल HUF, फिर सेकंड में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है कि नहीं? ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है कि नहीं? है। अगर तीनों है तब हम लोग क्या करेगा? इंटीग्रेशन करेगा। तो ये इंटीग्रेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है? है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पहला स्टेप क्या था? टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम में क्या आएगा? एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम इज 2.55 प्लस 6.75 विच कम्स आउट टू बी कितना है? 9.3। हम ये हिसाब नहीं कर रहे, ये आप लोग हैं, ठीक है। 9.3 में अभी टैक्स मुझे कितना लगना चाहिए? मेरा स्लैब क्या होगा? डायरेक्ट 20% ही लगना चाहिए। तो मुझे अभी कितना लगेगा? 4,30,000 में कितना लगेगा? 20%। कितना होता है? 86,000। कैलकुलेटर मारना पड़ रहा है आपको, इसमें तो नहीं मारी आप लोग, ठीक है। 86,000 आ गया। फिर टैक्स ऑन नॉन टैक्सेबल इनकम, इसमें क्या था? क्या क्या रहता है इसमें? नॉन टैक्सेबल इनकम क्या क्या होगा इसमें? जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम था, टैक्स कहाँ कहाँ पे नहीं लग रहा अभी यहाँ पे? बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट एंड एग्रीकल्चर इनकम। करेक्ट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में तो नहीं लग रहा आपका, और प्लस एग्रीकल्चर इनकम में नहीं लग रहा है। आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है अभी? 5 लाख। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। और प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना है आपका? 2.55। ये कितना हो गया आपका? 7.55 लाख। 7.55 में मुझे टैक्स कितना देना चाहिए था अगर मुझे टैक्स लगता तो? फिर 5 लाख से आप माइनस करिए, कितना रह गया? 255। उसका ऊपर 20% कितना होगा? बोलिए। 5 5 5 5 कितना होगा? 55,000, 51,000, ठीक है। फिर इसका ऊपर में मुझे क्या होगा? ये मेरा टैक्स लायबिलिटी बिफोर क्या है? सेस। कितना देना पड़ रहा है मुझे? 86 माइनस 51 इज हाउ मच? 35,000। रिबेट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, रिबेट का कंडीशन क्या था?
रिबेट का 2 कंडीशन था, बताइए। पुराना वाला सब खादने से नहीं मिलेगा आपको कुछ। पहला कंडीशन क्या था कि द पर्सन शुड बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, यहाँ पे है, और द इनकम शुड नॉट एक्सीड 5 लाख। यहाँ पे 5 इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मुझे रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट नहीं मिला, अब क्या लगेगा, कितना का, 4%। 4% में कितना आएगा, 700 या 600? 35 इंटू 4% कितना आ गया, 1400 आता है। इधर पे कितना आएगा, 36,400। टैक्स लायबिलिटी कितना होगा आपका, 36,400। ठीक है, ठीक है। ठीक, आप 5 लैक्स, 1.75 लैक्स। हाँ हाँ, इसमें अगर आप कर रहे हैं कितना, 20% कर रहे हैं, कितना आ गया आपका, 35,000 आ गया है। हाँ हाँ हाँ, निकल जाता है। इंटीग्रेशन करने से अगर आपका स्लैब चेंज होता है, यहाँ पे तो आपका स्लैब चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे आपका कितना रह गया था, 9.3। अगर यहाँ पे अगर आपका इनकम अगर पकड़ लीजिए, यहाँ पे अगर आप नॉन एग्रीकल्चर को आप 7.5 कर दीजिए, तो आप अभी सेम एग्जांपल है, अभी 2.55 प्लस 7.5 करिए, तो अभी आपका कितना निकलेगा, हाँ। यहाँ पे अगर आपका स्लैब चेंज होता है तब आपको इंटीग्रेशन करने से फायदा है, इंटीग्रेशन करना चाहिए। अगर आपका स्लैब चेंज ही नहीं हो रहा है तब आपको इंटीग्रेशन नहीं करने से भी चलेगा। हाँ 2.5 आता है, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, सेम नहीं आएगा। चलिए ये वाला करते हैं, आपको अभी कर ये करता है, ठीक है। 2.55 प्लस 7.5 में आता है, आपका कितना हिसाब निकला अभी, 52,000 निकला, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 52,000 से डिफरेंट आता है कि नहीं। आपका यहाँ पे एज कितना है, 82 ईयर्स। आपका एग्रीकल्चर इनकम है 2.55 और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपका 7.5 लैक्स, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 10.5 लैक्स, 10.05 आएगा। तो यहाँ पे आपको पहले देखना है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है आपका, 10.05। तो 10.05 में 5,000 है आपका, 5,000 में कितना लगेगा आपका, 30%। कितना होता है आपका,
1500 होता है। फिर उसका पहले में कितना लग रहा था आपका 5 to 10 में कितना लग रहा था 5 to 10 20%। तो मतलब 5 लाख का 20% कितना होता है 5 लाख का 20% 1 लाख। तो यहाँ पे कितना लगेगा प्लस 1 लाख कर दीजिए। आपको टैक्स कितना लगा 1 लाख 1 लाख वाला। चलिए 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 आराम से जाना आप लोग को। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। मेरा टोटल इनकम कितना है 10,05,000। अगर मेरा एज सीनियर सिटीजन में गिर रहा है तो 0 to 5 मुझे टैक्स नहीं देना है। 5 to 10 में मुझे 5% कहाँ से आता है 30% आ गया। यही स्लैब था, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अभी मुझे जहाँ तक पता है यही स्लैब होना चाहिए। अभी मेरा इनकम कितना है 10,05,000। 10,05,000 से मैंने 10 लाख को हटा दिया क्योंकि ये स्लैब है मेरा। बचा कितना 5,000 एक्सीड किया था तो 5,000 में 30% मुझे 1500 का टैक्स लगा है। हम तो 5,000 पे टैक्स लगाया, बाकी इसमें तो नहीं लगाया, बाकी 5 लाख में लगना चाहिए। अब मुझे अभी यहाँ पे क्या हुआ 10,05,000 है। 5,000 में मैंने ऑलरेडी टैक्स लगा दिया, रहा कितना 10 लाख। 10 लाख में से तो 5 लाख बेसिक एजम्पशन है, उसका ऊपर टैक्स नहीं लगा। इस 5 लाख का ऊपर कितना लगेगा 20%। 5 लाख का 20% इज हाउ मच 1 लाख। तो आप यहां पे 1 लाख लगा दो, कितना आएगा 1,15,000 नहीं आएगा, 1,15,000। हम छोटा लिखता है बोल के आप उतना भी ज्यादा मत करा दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? फिर अभी क्या है टैक्स ऑन नॉन टैक्सेबल इनकम, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चरल इनकम। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना है आपका 5 लाख प्लस 2.55 7.55। पहले आप 7.55 में कितना निकाला था टैक्स, कितना निकल रहा था आप लोग का 51,000 आई गेस, 51,000 निकल रहा था 51,000। तो यहाँ पे कितना निकलेगा 500 तो रह गया, और आपका 50,000 52,000 नहीं होगा 51,000 था शायद आई गेस, 51,000 था। इसमें कंफ्यूज है क्या आपको 51,000। तो मेरा टैक्स कितना निकल रहा है 50,500। आपका कितना निकल रहा था 52,000। ठीक है, रिबेट मिलने का बात ही नहीं आता है। क्या लगेगा सेस एट द रेट 4%, कितना होगा बोलिए 4% मारना है, बोलिए जल्दी जल्दी जल्दी, हम भी हिसाब नहीं कर रहे। 50,500 इंटू तो 2020, यहाँ पे कितना निकल गया 52,520। आपका कितना निकलना चाहिए था 52,000। ठीक है, आप अपना हिसाब बताइए। तो आप कैसा कर रहा था, आप इसको पकड़ा था, ठीक है ठीक है, आपको 10 लाख को टोटल लिया, 10 लाख को टोटल ले रहा था आप, 10,05,000 आप ले रहा था। फिर वहां से आपने 10 लाख को माइनस कर दिया था नहीं क्या ना, 5 लाख को माइनस 5 लाख को माइनस किया है। 5 लाख को आपने
20% लगा दिया। हाँ, अभी कितना निकल रहा है आपका? ठीक है, 5 लाख पे आपने कितना लगाया? 20% लगाया। सेम चीज़ ही है आपका, 5 लाख पे तो आपको 1 लाख गिरेगा, और फिर 5000 में आपका 30% 1500 गिरा, जो कि यही आ रहा है। 5 लाख पे 20% इज 1 लाख, 5000 पे 1500, यही आ रहा है। आप शायद इसको कर रहा था, आप इसको कर रहे शायद 7.5 को। ठीक है, तो 7.5 से आप 5 को माइनस कर दिया था, 2.5 रह गया था। 2.5 में आपका 20% लगना चाहिए था, 20% लगना चाहिए था। तो इसमें तो 20% होने से कितना आ रहा है आपका? 2.5 का 20% होने से आपका 50, 50 पे 4% सेस होने से आपका 2000 आता है। तो वो तो आपका हिसाब सही है, आपका हिसाब 52,000 है और मेरा हिसाब 52,520 है। ठीक, हो सकते हैं। हाँ। हम्म हम्म हम्म। ठीक है, प्रॉब्लम है आपको? नहीं नहीं, मेथड ही एक नहीं है यहाँ पे। अगर आपको अगर पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन होने से अगर मेरा स्लैब चेंज हो जा रहा है और मुझे ज़्यादा टैक्स अगर आप निकाल पा रहे, तो आपको कोई भी कर सकता है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 15 में आ जाना है आपको कि कौन है अभी? मिस्टर टोनी है, जिनका पास क्या है? रबर टी कॉफी बिजनेस। क्या कर रहा है? उनका पास एस्टेट है, उन्होंने ये बिजनेस करने लग गया, और ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम। उनका पास क्या है? एक नर्सरी भी है जहां से वो ग्रो करता है, फिर उनको सेल भी कर रहा है। तो लैंड का साथ कनेक्टेड है या नहीं है? तो ये भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 20 to 23 में ये इनकम हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो पहले हम लोग को देखना है कि सेक्शन 7 में आप लोगों को क्या था? रबर में क्या था कि ओनली रबर मैन्युफैक्चरिंग से पैसा आने से आपको ने क्या डिवाइड किया था क्या 65-35 में? पेज नंबर 52, ओनली रबर में क्या लिखा हुआ था? रबर में क्या लिखा था? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहां पे ग्रो कर रहा है क्या? नहीं बोला। अगर उनका पास अगर एस्टेट अगर होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रहता, अगर उनका पास एस्टेट ही है खुद का पास, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो ग्रो भी कर रहा है। अगर ग्रो नहीं करता तब ये नहीं होता, पूरा का ऊपर में क्या होता आपका? बिजनेस इनकम आ जाता। तो यहाँ पे अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उनको इनकम इतना आ रहा है, क्या है ये सब? इनकम है। यहाँ पे क्या है? ये इनकम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? इनकम। अगर आपका जो 65 और 35 का रूल था, ये 65-35 किसका साथ में लग रहा था? ऑफ इनकम था या रेवेन्यू था या रिसिप्ट्स था? क्या था? ऑफ रेवेन्यू नहीं है, रिसिप्ट नहीं है, ओनली इनकम का ऊपर में था। तो ये क्या दिया हुआ है? इनकम अगर दिया हुआ है तो इनकम का आपको 65-35 करना है। 65 क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। 35 क्या है? बिजनेस इनकम। फिर आप यहाँ पे 3.5 क्या था? कॉफी ग्रो और क्योर किया है। ग्रो और क्योर करने से कितना है आपका? 75-25। ग्रो क्योर और अगर आप रोस्ट कर देता तो क्या होता? 60-40 होता। तो अगर आप ग्रो अगर और क्योर कर रहा है, आपका 75 एग्रीकल्चरल इनकम, 25 बिजनेस इनकम। टी मैन्युफैक्चर कर रहा है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अगर रहता है
40, ये तो एग्रीकल्चर इनकम पूरा पूरी ही है, तो आपने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, ये वाला बोलिए आप लोग अभी। ये तो देख ही ले रहा आराम से, चलिए। क्या कौन है अभी यहाँ पे? कृष्णा दारिपा, कौन सा इंसान ही है? ठीक है, कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या है, उनका काम क्या है? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। टी होने से क्या करना पड़ेगा? 60-40, 60 इज एग्रीकल्चर इनकम, 40 इज योर बिजनेस इनकम। फिर बताइए, 60-40 बोला था, ये समझ में है। 60-40 किसका ऊपर लग रहा था? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर लग रहा था। 60-40 किस, अभी हम लोग डिस्कस किया था कि वो किसका ऊपर लग रहा था? ऑफ इनकम। तो पहले आप 60-40 तो पता है, बिजनेस आपने डिसाइड कर लिया, बिजनेस देखने आपको बोल दिया कि 60-40 में डिवाइड होना चाहिए। 60-40 ऑफ क्या है? इनकम है। तो पहले इनकम तो निकालो, इनकम कितना होगा? 10 लाख कैसे आया? क्योंकि ये क्या है? सेल ऑफ टी क्या है मेरा? रेवेन्यू है या रिसिप्ट है, इनकम नहीं है अभी तक मुझे। 15 लाख है। फिर वहां से मैं हम क्या करेगा? एक्सपेंस को माइनस कर देगा, मेरा तब क्या आएगा? तब जाके इनकम आया। और इनकम का 6 लाख इज बिजनेस इनकम, 4 लाख इज बिजनेस इनकम, जहां का ऊपर में टैक्स लगेगा, क्योंकि इसका ऊपर में तो टैक्स नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग आ जाइए पेज नंबर 58 पे। ये करके आइएगा तो आप लोग, ये क्या होगा? लीज रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लीजिंग आउट लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्सिट्स। क्या होगा वो? एग्रीकल्चर इनकम होगा या नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। क्यों? लैंड का साथ रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल परस्यूट, आप उसको लीज कर रहा है। पहले में ही लिखा था कि रेंट, लिखा था कि नहीं आप लोग का? पहले वाला आप लोग आपका बुक का पहला वाला पेज खोलिए, पेज नंबर कितना होगा आप लोग का? 48 का पहला पॉइंट क्या था? मीनिंग में लिखा हुआ है रेंट और रेवेन्यू अगर आपको मिल रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा। फिर इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है? इनकम है, ये आप लोग करके आइएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्री लैंड, क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम या नॉन एग्रीकल्चर इनकम? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों? हाँ, इंटरेस्ट लैंड पे रेंट मिलने से, एग्री लैंड में अगर आपको रेंट मिल रहा है तब आपका लिए एग्रीकल्चरल इनकम था, लेकिन उसका ऊपर में इंटरेस्ट अगर मिल रहा है वो नहीं होगा, शायद ना होगा, नहीं होगा। फिर क्या है? इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो कि हम लोग क्या करेंगे अभी नया वाला चैप्टर में है, पेज नंबर 58। ये क्या बोल रहा है कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 10 to
13B वो सब इनकम को बोल रहा है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। ये इनकम तो है लेकिन वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। अगर हम लोग टोटल इनकम जब कंप्यूट कर रहा है, सेक्शन 10 का अगर कोई भी इनकम आ जाता है, पकड़ लीजिए यहाँ पे 2,50,000 दिया हुआ है और सेक्शन 10 का इनकम उसमें इंक्लूड ऑलरेडी था, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि इसका ऊपर में टैक्स नहीं लगता है, ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। ये सेक्शन 10 to 13 बोल रहा है कि ऐसा इनकम सब है जो टोटल इनकम का कभी भी पार्ट नहीं हो सकता है, मतलब इसका ऊपर में टैक्स कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या सीखेगा कि इनकम कैसे कंप्यूट होने से पहले हम लोग लगेगा कि किसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम लोग ये सब पता कर लिया तो किसका ऊपर में टैक्स लगेगा वो पता कर सकते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, सेक्शन 10 क्या बोलता है, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन। इनकम्स जो टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन का साथ में इंक्लूड नहीं होता है। सेक्शन 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप क्या कर रहा है, कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अगर आप क्या कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है और आपको वहाँ से इनकम आ रहा है, तब उसमें से आपको एक परसेंटेज ऑफ इनकम का ऊपर में टैक्स नहीं देना है और उसका इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन आप क्या होना पड़ेगा, फैक्ट्री होना पड़ेगा, बिजनेस रहना पड़ेगा। कहाँ पे रहना पड़ेगा, SEZ में रहना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। अगर आपका क्या है, NGO है, ट्रस्ट है, जो क्या काम कर रहा है, पैसा के लिए काम नहीं कर रहा है और आपका प्रॉपर्टी, आपने कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड किया है, एजुकेशनल ट्रस्ट होता है, स्कूल होता है, और आपको उस प्रॉपर्टी से क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, तो उसको भी टोटल इनकम का पार्ट में नहीं लाना है। पॉलिटिकल पार्टी खुद को तो बचा दिया कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई भी इनकम आता है उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है। फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो कि अभी बंद कर दिया है, अभी जस्ट बंद हुआ है। ये पहले था कि आप इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा जमा करिए और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, उसका ऊपर में आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा और साथ में टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। किसको? आपको भी नहीं देना पड़ा, उनको भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस बंद हो चुका है, लेकिन अभी के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका अभी अमेंडमेंट नहीं आया है। ठीक है, पहला अभी शुरू करता है कि एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग को पता था टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। पार्शियल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करता है, उसको हटा देता है। फिर अमाउंट रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ HUF। HUF का स्लैब क्या अलग रहता था या इंडिविजुअल जैसा स्लैब था उनका? टैक्स रेट का जो स्लैब था वो HUF और इंडिविजुअल का अलग अलग था या सेम था? सेम था। तो मतलब क्या है, अगर एक HUF को ऑलरेडी अगर टैक्स लग चुका है, एक HUF है, उसने पैसा कमाया पूरा साल में कितना, 5 लाख कमाया, और ऑलरेडी इसका ऊपर ने उसने क्या कर दिया, टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। फिर वही 5 लाख में आफ्टर पेइंग टैक्स वही पैसा क्या हो रहा है, मेंबर्स 1, मेंबर 2, मेंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। HUF ने पैसा कमाया, पैसा कमा के टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, और वही जो पैसा टैक्स पे करने का बाद में जितना पैसा बचा है, वही पैसा अगर आपका पास आ रहा है, फिर से उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि इस इनकम का ऊपर में तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। ठीक है, तो आपका पेन में जब भी रिसीव करेगा आप, तो आपका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगर आपका पास क्या था, HUF का ना पास क्या था, एक इम्पार्शिएबल एस्टेट था, और अगर उससे अगर पैसा आ रहा है, उसका भी पैसा HUF ने ऑलरेडी पे कर चुका है, और उसी का पैसा अगर आपका पास आ रहा है, तो फिर से आपका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। सेम चीज़ पार्टनरशिप फर्म में भी वही है।
अगर पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल अलग था और फर्म अलग है, फर्म पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करता है अकाउंट्स में, तो जब भी आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक इंडिविजुअल का नाम पे, वो तो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है, सेम पैसा यहाँ पे आया है तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है। फिर इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट किसको मिल रहा है? नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है फिर उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना है। नॉन रेसिडेंट मतलब कौन था? विजय माल्या है। विजय माल्या को इंटरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है? इंडिया में ही मिले, कहीं पे भी मिले, इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा? बाहर पे मिल रहा है, तो टैक्स भी कहाँ लगेगा? बाहर पे ही लगेगा। इंडिया में तो मिल नहीं रहा है कुछ। इंडिया में अगर रिसीव मिल करता तब जाके इंडिया में लगता। ठीक है, नॉन रेसिडेंट। फिर आप लोग को बोला गया था कि NRO अकाउंट वर्सेस NRE अकाउंट देख के आना था। ठीक है, बताइए अभी। यहां पे क्या बोला है कि इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन ए NRE अकाउंट। मतलब क्या है? आपका पास NRE अकाउंट था, आप नॉन रेसिडेंट है, तभी जाके आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोल पाएगा। और आप अगर इस अकाउंट में पैसा जमा करके रखा था और उसका ऊपर में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आपको इसका ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इन दोनों का मतलब बताइए। हम इसीलिए दिया था ताकि बाद में आप लोग को आएगा बोल के। बताइए। नॉन रेसिडेंट O फॉर ऑर्डिनरी अकाउंट, E फॉर एक्सटर्नल अकाउंट, नाम में ही है। क्या है ऑर्डिनरी अकाउंट? मतलब क्या है? आप इंडियन है, आप कौन है? इंडियन है, लेकिन आप क्या रहता है? इंडिया का बाहर रहता है, इसीलिए आप क्या है? नॉन रेसिडेंट है। और आपको क्या करना पड़ रहा है? इंडिया का जो भी पैसा मिल रहा है, इंडिया में तो आप इंडिया छोड़ के चला गया, प्रॉपर्टी तो नहीं छोड़ा आप, तो आप क्या करें? इंडिया का प्रॉपर्टी से बाय इंडिया में जो भी इनकम आता है उसको डिपॉजिट करता है NRO अकाउंट में। वो हो गया इंडियन इनकम को इंडियन करेंसी में, इंडियन इनकम इन इंडियन करेंसी में अगर आप रख रहा है, उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? NRO अकाउंट में। और अगर वहां से अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि आप रिसीव कहाँ पे कर रहे हैं? इंडिया में कर रहा है, तो टैक्स कहाँ पे देगा? इंडिया में देगा। प्रॉब्लम है यहाँ पे। NRE अकाउंट है, आप कहाँ पे रह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है मान लीजिए। काम कहाँ पे कर रहा है? सैलरी कहाँ से कमा रहा है? ऑस्ट्रेलिया से कमा रहा है। और आप पैसा जमा कहाँ कर रहे हैं? NRE अकाउंट, जो कहाँ पे है? इंडिया में है। कि मेरा ये पैसा हम इंडिया में जमा करता है। ये पैसा कहाँ पे जमा होगा? फॉरेन डॉलर्स बा ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपका पैसा कमाया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आप पैसा कमाया, लेकिन जमा किस में हुआ? इंडियन करेंसी में। फॉरेन इनकम इन इंडियन करेंसी जब जमा करेंगे, आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं? इस NRO अकाउंट को बा NRE अकाउंट को आप क्या पैसा दे रहे हैं? डॉलर दे रहे हैं। डॉलर देने से इंडिया का पास क्या आ रहा है? फॉरेन करेंसीज आ रहा है। फॉरेन करेंसी जो कि इंडिया को मेंटेन करके रखना होता है। तो इसीलिए क्या कर दिया? आप इंडिया को फॉरेन करेंसी दिया और इंडिया ने आपको क्या दिया? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके पैसा जमा करके रख दिया। ये इंडिया का तो पैसा नहीं है, फ्री में मिल रहा है। इंडिया का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसका ऊपर में टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। ये तो पहला इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर का इनकम है। लेकिन आप बोला कि इंडिया में रेमिट करके लाया, इंडिया में घुसा दिया, तो इंडिया का टैक्स और लगना चाहिए। तो भाई साहब ने बोला कि टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये पैसा तो इंडिया में खर्चा भी नहीं होगा, निकाल नहीं पाएगा। अगर वो खर्चा भी करता है बाहर ही कर पाएगा, इंडिया में नहीं कर पाएगा। ठीक है।
फिर क्या है, नोटिफाइड सेविंग्स सर्टिफिकेट में अगर आपने पैसा लगाया है, जैसे क्या होता है किसान विकास पत्र, या आप लोग का SGB आ जाता है, उसमें से अगर SGB में अगर जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसका ऊपर में टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, ठीक है। KVP अगर होता है उसमें अगर आपने लगा दिया क्या, पैसा लगाया है, सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि कौन नोटिफाई करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है। अगर आपको KVP में पैसा लगाया है और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पैसा किसका पास से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, और वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होना पड़ेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन कहाँ पे मिलेगा, जो कि सैलरीड इंसान लोग को मिलता है, वो भी कहाँ पे मिलेगा, आपको कब मिलेगा, फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन वो कहाँ पे होना पड़ेगा, ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया होना पड़ेगा। आप बाहर चला गया तो नहीं मिलेगा। आप सोचा कि भाई मुझे पैसा मिलेगा, हम जाके बर्लिन घूम के आता है, तो LTC भी नहीं मिलेगा, उल्टा उसके ऊपर में टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप घूमने भी जाओ तो कहाँ पे जाओ, इंडिया में जाओ, जो कि मोदी साहब ने बोल दिया, मालदीव्स का जगह में कहाँ पे जाओ, लक्षद्वीप, ठीक है। फिर बाद में क्या था, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय डिप्लोमेट्स और देयर स्टाफ। डिप्लोमेट में क्या था, जो हम लोग ने पढ़ चुका था कि फॉरेन एम्बेसी में अगर आप होता है उसमें से अगर सैलरी नहीं होता है, अदरवाइज अगर आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको भी टैक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। सैलरी ऑफ ए फॉरेन एम्प्लॉई नॉन रेसिडेंट मेंबर ऑफ अ क्रू, फॉरेन एम्प्लॉई है, सैलरी कहाँ से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, लेकिन क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ रिसीव्ड बाय ए फॉरेन नेशनल, फॉरेन नेशनल का होना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉय ऑफ ए फॉरेन एंटरप्राइज। सर्विस कहाँ किसको दे रहा है, वो बाहर पे दे रहा है, लेकिन पैसा कहाँ पे मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इंडिया में रह के भी अगर वो फॉरेन नेशनल का है और सर्विस भी फॉरेन कंपनी को ही दे रहा है, तब भी इंडिया का रहा बोल के उसको इंडिया में टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इंडिया में उसको कुछ भी ट्रेड और बिजनेस नहीं करना पड़ेगा, और उसका स्टे इन इंडिया 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रेसिडेंशियल क्लोज हिट हो जाएगा आपका, ठीक है। अलाउंसेस परक्यूजिज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया, अगर जैसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन टू एम्बेसी पीपल अगर मिल रहा था उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना चाहिए था बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई भी पेमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कर रहा है, अलाउंसेस या परक्यूजिट अगर दे रहा है, तो उसका ऊपर में भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जो भी सैलरी सेक्शन में मिलेगा, सैलरी में क्या था कि अगर आप कोई भी एक कंपनी को छोड़ के जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और उसका लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है, तब जाके आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसका लिए भी आपको कुछ साल तक काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल के रखा है, यहाँ पे कि अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है, वो कंपनसेशन क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट है इन अकॉर्डेंस टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पहले कंप्यूट करके देगा कि आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 5 लाख तक मिलेगा। फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ पे पकड़ लीजिए, आपको मान लीजिए डिस्प्यूट एक्ट अगर बोला है कि आपको 7.5 लाख रुपया मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है आपको 5 लाख मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिला है 10 लाख रुपया। कंपनी छोड़ के गया है, आप कंपनी छोड़ने से डिस्प्यूट एक्ट बोला है कि इनको 7.5 लाख रुपया मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला इनको 5 लाख रुपया मिलना चाहिए, लेकिन दोनों का बात नहीं सुन के कंपनी आपको क्या बोला, ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉई है, हम इनको 10 लाख दे देता है। तो 10 लाख मिला है, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से लोअर कौन सा है,
5 लाख, तो बाकी 5 लाख जो रह गया है उसका ऊपर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका ऊपर में टैक्स नहीं देना पड़ा है तो ये टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, इसको लेस करना पड़ेगा। ठीक है। फिर वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ये भी सैलरी में मिलेगा। इसमें भी क्या है, मैक्सिमम 5 लाख तक का आपको लिमिट रहेगा, मतलब उससे ज़्यादा अगर मिला तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे कम मिला तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिर चलिए ये वाला है, क्या है, अगर आपने क्या कर दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाया, आप लोग पकड़ लीजिए LIC में आप लोग ने पॉलिसी खरीद के रखा है आप लोग, ठीक है, कैसा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखा है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड पाने के लिए आप लोग क्या पेमेंट करता है, प्रीमियम पे करते हैं। वो प्रीमियम क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर क्या बोला है, सेक्शन 1010D बोलता है अगर आपको कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना चाहिए। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, मतलब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड बोल देता है कि पकड़ लीजिए 2 लाख का सम एश्योर्ड है, लेकिन जब भी पैसा मिलता है उसमें 2,20,000 मिल गया, तो 20,000 क्या है आपका बोनस अमाउंट है, तो उस बोनस में भी आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसमें भी कंडीशंस है। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, प्रीमियम आपने जितना भी पे किया पूरा साल में, फिर उसका ऊपर में क्या करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ता है। किसको काटना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को काटना पड़ता है। कितना में, 5% में काटना पड़ता है। ये कौन सा चैप्टर में पढ़ेगा हम लोग, TDS TCS। ठीक है, फिर अगर आपका जो भी पैसा मिल रहा है, मतलब आपका सम एश्योर्ड जो है, प्रीमियम पे किया, पे करने का बाद में आपको ईयर एंड में कितना पैसा मिला, 1 लाख रुपया मिला है या उससे कम मिला है, तो उसका ऊपर में भी TDS डिडक्ट नहीं होगा और उसका ऊपर में टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर आपका डेथ हो गया है, फिर उसका बाद में पैसा मिल रहा है, तब भी आपको टैक्स भी नहीं देना है, TDS भी नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मौज करो मरने के बाद। ठीक है, तो फिर बाद में क्या है, अगर आपका पॉलिसी क्या है, ऑन और बिफोर 1/4/2012 का आगे में क्या हुआ था, उसको इशू हुआ था, मतलब आप खरीदा कब है, 1/4/12 का पहले खरीदा था, और आपका क्या है, प्रीमियम जो है वो 20% ऑफ दी सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड कितना होता है, जैसे आपका इधर पे कितना था, 1 लाख, 2 लाख का 20% कितना होगा, 40,000। तो आपने प्रीमियम अगर 40,000 से ज़्यादा पे किया है, वह प्रीमियम मतलब मंथली जो भी प्रीमियम होगा वो अगर 40,000 से ज़्यादा हो रहा है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा होने से एग्जेम्प्ट नहीं होगा। अगर अप टू 20% है तब जाके जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। आपने पॉलिसी खरीदा कब है, 1/4/2012 का पहले खरीदा है। ठीक है, और आपको पैसा मिला कितना है, 2,50,000 मिल गया। सम एश्योर्ड कितना था, 2 लाख था। आप बोला कि 2 लाख का सम एश्योर्ड था, मुझे बोनस मिला 50,000, सेक्शन 10 बोला है कि इंक्लूडिंग बोनस उसका ऊपर में टैक्स नहीं देना है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका प्रीमियम पेड क्या है, प्रीमियम पेड जो कर रहा है एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर, आप जो प्रीमियम पे कर रहा है वो अगर सम एश्योर्ड से 20% से ज़्यादा है, तब आपको टैक्स पे करना रहेगा। प्रीमियम अगर आपका 20% ऑफ द सम एश्योर्ड से कम है तो आपको टैक्स पे करना नहीं है, तब आप एग्जेम्प्ट है। ठीक है, बाकी सब सेम है।
कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहा है कि अगर आपने, कीमैन मतलब क्या हो गया कि कोई एक इंसान है जो आपका एंटिटी या बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनका नाम पे क्या कर दिया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लिया है कि ये मरने से मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। तो पकड़ लीजिए ये कुछ भी हो गया, अनफॉर्चुनेट इवेंट में इनका डेथ हो गया है, डेथ होने से आपको क्या मिलेगा, पैसा मिला, तो उसका ऊपर में टैक्स नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है, उसका ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स किसका ऊपर लगेगा, जिसने करवाया। इस इंसान का फैमिली को तो पैसा नहीं मिल रहा है, मिल किसको रहा है, कंपनी को मिल रहा है, बिजनेस को मिल रहा है, तो वो बिजनेस इनकम होगा। ठीक है, फिर एजुकेशन स्कॉलरशिप अगर आपने लेके रखा हुआ है, आपको क्या मिल रहा है, एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल रहा है। और ये एजुकेशन स्कॉलरशिप भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, किसका ऊपर में, रिसिपेंट का हैंड में अगर किसी को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर डेली अलाउंस टू एमपी, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अटेंडेंस करना रहता है स्टेट लेजिस्लेचर में जाके, और उनको डेली अलाउंस अगर मिल रहा है, उसको उसका ऊपर में भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उनको अगर सैलरी मिल रहा है तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कहाँ पे होगा, सैलरी हेड में होगा, नहीं होगा, क्योंकि उनका तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उनका एम्प्लॉयर नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो सैलरी हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम, इनकम ऑफ अ न्यूज एजेंसी, न्यूज एजेंसी का जो भी इनकम होता है उसका ऊपर में सब कुछ क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। जो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि बीबीसी है, सीएनबीसी है, उनका काम क्या है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ है। उनको अगर ये सब करने का बाद में भी अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसका ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा। आप कौन है, इनकम ऑफ ए मेंबर ऑफ ए एसटी, कौन है, शेड्यूल्ड ट्राइब का आप कौन है, मेंबर है। और आप कहाँ कहाँ रह रहे हैं, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में रह रहा है, और आपका इनकम वही सब स्टेट से अगर आ रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बढ़िया है। तो आपको पैदा कहाँ होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, कंडीशन क्या होना पड़ेगा, आपको एसटी होना पड़ेगा। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि आर्टिकल 366(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइंड है। और एसएससी कहाँ रहना पड़ेगा, मस्ट रिसाइड। अगर वो बाहर पे रह रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में रहना पड़ेगा, और इन दी स्टेट ऑफ लद्दाख ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहना पड़ेगा। और उनका इनकम जो है क्या होना पड़ेगा, इनकम कहाँ से आना पड़ेगा, एनी सोर्सेस इन दी एफोरसेड एरिया, उसी एरिया का इनकम होना पड़ेगा। बाहर का इनकम होने से टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपको उसी एरिया में डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी मिल रहा है, उसका ऊपर में भी टैक्स नहीं लगेगा। सिक्किमीज अगर आप इंसान हैं तब भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसका इनकम कहाँ से आना पड़ेगा, सिक्किम से आना पड़ेगा। असम से आ रहा है तो टैक्स लग जाएगा, ठीक है। ये वाला भी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करेगा कि सिक्किमीज एक वुमेन के साथ में शादी कर लेगा तो हम कहाँ का हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा, तब आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इनकम ऑफ अ माइनर, माइनर का अगर इनकम होता है तब क्या होगा, उसका ऊपर में भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, क्लबिंग प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आपका माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड केबीसी में पैसा जीत लिया, तो जीतने का बाद में उसको तो पैसा मिला, वो इनकम किसका हो गया, माइनर का। आप बोला कि सेक्शन 1032 बोलता है कि माइनर का इनकम के ऊपर में टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स माइनर को नहीं लगेगा, टैक्स किसको लगेगा, पेरेंट्स को लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको 1500 से ज़्यादा कमाई हो रहा है आपको
पर माइनर चाइल्ड आपको डिडक्शंस मिलेगा। डिडक्शन क्या मिलेगा? 1500 पर माइनर चाइल्ड। आपको मिला है 30 लाख, आप डिडक्शन कितना का लेगा? 1500 का। ठीक है, चलिए SEZ कल नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे, फिर हम लोग सैलरी में आ जाएंगे।